I won't call it astrology, but it is more of positive energy and right karma, which is a good combination. Because I'm not an astrologer, I'm a baker. Each and every person of your organization is as important as you are. सब लोग अपने गल्ले पे खुद बैठना चाहते हैं. They want to pay only the bare minimum taxes. We need to get out of this mindset first. तो आज के इस Adon Talks हिंदी पॉडकास्ट के एपिसोड में वी हैव बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फाउंडर पीयूष गुलाटी. पीयूष गुलाटी ये एक ऐसे फाउंडर है जो कि आपको बहुत अच्छे HR लेसन देंगे. ये एक ऐसे फाउंडर है जो बताएंगे कि आपकी अगर एक बड़ी टीम है, आपको बहुत सारे मल्टीपल आउटलेट्स ऑपरेट करने हैं, तो कैसे आपको लोगों के साथ काम करना आना चाहिए. टॉप नॉच मैनेजमेंट से लेके ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज को कैसे हैंडल करें. पूरे वेस्ट दिल्ली में 26 बेकरी को अगर आप विजिट करते हो तो आपको इनके प्रोडक्ट से प्यार हो जाएगा. इनके पास बहुत टेस्टी केक्स हैं. केरोल्स हैं. केरोल्स क्या होता है, हम सबने बचपन में खाए होंगे ना, क्रीम रोल्स. बस आप समझ लो कि अब एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट आ गया है मार्केट में. आपको आपके केरोल्स मिलेंगे थोड़े से वॉफलिश फ्लेवर में, थोड़े से आपको के रोल्स के अंदर न्यूटेला मिलेगा और बहुत सारे मिक्सचर्स मिलेंगे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे. सो इन दिस एपिसोड यू लर्न कि कैसे आप एक फैमिली बिजनेस को, कैसे आपका पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस चल रहा होता है, उससे सेपरेट करके एक ब्रांड बना सकते हैं जिसमें आप बहुत आगे का सोचते हैं, बहुत ज्यादा न्यू एज सोचते हैं, टेक्नोलॉजी लाते हैं और कैसे एक फैंसी लग्जरी प्रीमियम ब्रांड बनाते हैं. सो दिस एपिसोड इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एंटरप्रेन्योर जो सीखना चाहता है, जो HR, टीम मैनेजमेंट, ब्रांड बिल्डिंग, कस्टमर एक्सपीरियंस और ये सारी हसल में फंसता है. ये एपिसोड उन सब के लिए परफेक्ट है. सो एंजॉय पीयूष गुलाटी सर ऑन Adon Talks. एंजॉय योरसेल्फ. सो हाय सर, वेलकम टू Adon Talks. एंड एक बार आप ऑडियंस को और मेरे को इंट्रोडक्शन दे दो कि आप क्या करते हो एग्जैक्टली और कैसे आपको हम जान सकते हैं. सो मेरा नाम पीयूष गुलाटी है. तो बेसिकली बेकरी बिजनेस से रिलेटेड हूँ मैं. So we have two brands. One like father business brand है, which is known as Gulati Bakers, and one दूसरा brand जो हमने अभी शुरू किया है कुछ 4 साल पहले by the name of Shortcrust. तो उसी की जर्नी के बारे में आज हम बात करेंगे. So I wanna know कि why bakery business. एक रीज़न तो ये हो गया कि आपका पेरेंट्स ने, आपने बचपन से वो देखा कि आपको समझ आता है बेकरी बिजनेस. दूसरा ये होता है कि मैंने भी अपने बचपन से देखा रियल एस्टेट, कि पापा का रियल एस्टेट का काम था, बिल्डिंग्स बन रही है, ये हो रहा है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं. बट मेरे को वो फैसिनेट किया, बट मैं कहीं और लैंड हो गया. तो आपने कुछ और करने का सोचा ही नहीं, या वाई बेकरी? सोचा, बहुत कुछ सोचा, बहुत सारी चीज़ें थी जो करना चाहता था, पर बेकरी इसलिए क्योंकि मैं मतलब जब से पैदा हुआ तब से देख रहा हूँ बेकरी को. सो आई न्यू द बेसिक्स ऑफ इट. I knew the people management of it. I knew the cons of it. तो वो सब चीज़ें पता थी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा easy था उसके हिसाब से. Easy तो I think easy is not the right word, but relatable था. आपके लिए comparatively easy था? मेरे लिए comparatively easy था. Also मुझे potential दिखता था, क्योंकि जिस टाइम पे मैंने सोचा कि हम बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, तो उस टाइम पे मल्टी आउटलेट्स हर चीज़ के खुलने शुरू हो रहे थे. आज से अगर 20 साल पहले चले जाए तो हमारी जो दिल्ली इकोनॉमी थी या इंडियन इकोनॉमी थी, हर चीज़ का एक स्टैंड अलोन आउटलेट होता था, एंड पीपल यूज्ड टू स्पेशली ट्रैवल टू दो स्टैंड अलोन आउटलेट्स. बट वो चीज़ें बदल रही थी विद द न्यू जनरेशन कमिंग इन एंड द इकोनॉमी बूस्टिंग. अब हर चीज़ का एक मल्टी आउटलेट लेवल आ रहा था, चाहे वो आप रेस्टोरेंट को देख लो, चाहे आप क्लोथिंग ब्रांड किसी को भी देख लो, तो वो आउटलेट्स बढ़ रहे थे. तो तब मुझे लगा पोटेंशियल है, और प्रोडक्ट सभी बोलते हैं हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, बट हम लोगों के लिए एक ये एडवांटेज रहता था, आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन टेस्टिंग अदर बेकरीज प्रोडक्ट. सो उससे हमारे को अपनी पॉजिटिव्स और अपने नेगेटिव्स मालूम पड़ते थे. अब दूसरों के क्या नेगेटिव्स है उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते थे, बट अपने पॉजिटिव्स का हम और बेटर कर लेते थे. तो दैट वर्कड, एंड काइंड ऑफ दैट इज द रीजन वी आर व्हाट वी आर डूइंग एंड हाउ वी आर. जो भी कर रहे हैं वो आज इसी रीजन से कर पा रहे हैं कि हमारे को हमारे कंपटीशन की वीकनेसेस पता है. परफेक्ट. सो मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि हमने बहुत देर से हम बातें कर रहे थे, और हम पहले भी मिले हैं, तो हमने तब भी काफ़ी बातें करी. एंड व्हाट आई एब्सोल्युटली लव अबाउट यू इज़ कि आपके पर्सपेक्टिव्स बहुत स्ट्रॉन्ग है. बेकरी बिजनेस के बारे में हम जानेंगे, समझेंगे थोड़ी देर में, बट उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कुछ आपके ओपिनियंस जो मेरे को बहुत पसंद आई और जिनसे मैं रिलेट भी कर पाया और मैं सीख बहुत पाया. क्योंकि अभी मेरे को बहुत आगे जाना है, बहुत ज़्यादा ब्रांड्स बनाने हैं, आउटलेट्स बनाने हैं कुछ, अगर मैं आउटलेट बिजनेस करता हूँ तो. सो आई वांट कि मैं सीखूँ. और मेरे को पहली चीज़ ये जाननी है कि पीपल मैनेजमेंट, क्योंकि उस टॉपिक में हमने बात की, और आप एब्सोल्युटली अमेजिंग हो लोगों के साथ.
आपको लोगों के इमोशन समझ आते हैं, वो सारी चीज़ें। तो मेरे को एक बार ये जानना है कि बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ये सारे स्ट्रगल करते हैं टीम बनाने में कि एक सही इंसान कैसे ढूंढें या फिर एक इंसान को सही कैसे बनाएं खुद से। तो इस पर मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या बताओगे। सी कोई भी बिजनेस अगर करेंगे हम कभी भी, तो बेसिकली वो बिजनेस के अंदर अगर हम मल्टी आउटलेट बिजनेस की बात करें तो वो बिजनेस बेसिकली टीम चलाती है। राइट। आप तो सिर्फ एक डिसीजन मेकर होते हो ऊपर। तो अगर टीम अच्छी बन जाएगी तो बिजनेस के अंदर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पर अगर टीम रोज चेंज होती रहेगी, एट्रिशन लेवल हाई रहेगा, बंदे आज आएंगे कल जाएंगे, तो फिर ब्रांड की इमेज वीक हो जाती है ऑन अ स्मॉलर लेवल, ऑन अ लोअर स्केल आई एम टॉकिंग। बड़े लेवल पे ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती है क्योंकि वहाँ पे फेस वैल्यू नहीं होती, मतलब उनके ब्रांड वैल्यू ही ब्रांड वैल्यू है। बट छोटे आउटलेट्स जहाँ पे बात करते हैं या फिर न्यूअर ब्रांड्स की, वहाँ पे जहाँ पे डेली विजिट्स होते हैं कस्टमर्स की, मान लेते हैं जस्ट फूड बिजनेस में हमारे यहाँ पे विजिटर्स जो होते हैं वो डेली आते हैं फॉर बाइंग देयर रेगुलर प्रोडक्ट्स। वहाँ पे फेस वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफ दैट फेस वैल्यू रिमेन स्टैग्नेंट तो काफ़ी चीज़ें रिलेट हो जाती है उस चीज़ से। तो मेरा मानना है कि टीम भी जो है आपकी, जो फ्रंट एंड टीम है, जो सेल्स टीम है, वो स्टैग्नेंट रहनी चाहिए सो दैट जो लोग आते हैं रोज वो रिलेट कर पाए कि ये बंदा मुझे पहचानता है और मैं इसको पहचानता हूँ, उसको पता है कि मुझे क्या नीड है, उसको पता है कि मुझे किस तरह का क्या सा प्रोडक्ट चाहिए। तो वो चीज़ करेक्ट करने के लिए आपके लिए फ्रंट एंड शुड बी सिमिलर। मतलब हर बारी आए तो मतलब 7 में से 6 दिन तो कम से कम वो बंदा सेम होना चाहिए। एक दिन उसका वीक ऑफ रहेगा तो उसका रिप्लेसमेंट होगा, कोई बात नहीं, बट 7 में से 6 दिन तो वो बंदा सेम रहना चाहिए। अब उसको कैसे सेम रखना है, दैट्स द क्वेश्चन। सो फर्स्ट थिंग इज कि कोई भी बंदा अच्छा या बुरा नहीं होता है। हर बंदा जो आपके साथ ज्वाइन हुआ है वो किसी पर्पस के लिए ज्वाइन हुआ है। एक सोर पर्पस तो उसकी सैलरी है, उसको अपना घर चलाना है। दूसरा पर्पस है उसकी जर्नी की, उसको आगे जाना है, उसको आप आगे कैसे लेके जाएंगे। तीसरी बात यह है कि हम्बलनेस बहुत ज़रूरी है। आपके एम्प्लॉयज़ हम्बल होने चाहिए। वो तभी हम्बल हो पाएंगे जब पहले आप खुद हम्बल होंगे। बिकॉज अगर आप हम्बल नहीं हो रहे हो, आप अगर आपके अंदर एक ऐसा हो रहा है कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा या फिर मैं नहीं समझाऊंगा इसको, तो वो चीज़ कनेक्ट नहीं हो पाती है। यू शुड बी कनेक्टेड विद योर एम्प्लॉयज़। वो कनेक्ट कैसे होते हैं वो एक क्वेश्चन है अगेन। ओके, सो जैसे कि ऑडियंस अभी पिछले मतलब यूट्यूब चैनल मेरा ग्रो हो रहा है एंड बहुत सारी ऑडियंस आई है जो कि बिलीव करती है एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, वास्तुशास्त्र में। डू यू बिलीव इन एनी ऑफ दिस? सी, आई बिलीव एट द सेम टाइम आई थिंक इट इज मेहनत बहुत जरूरी है। राइट। पर कर्म जो होता है कर्म तो जरूरी है, बट अब कर्मों के अंदर भी दो बातें आ जाती है, व्हाट यू डूइंग टुडे एंड व्हाट योर पास्ट कर्मा इज। राइट। सो देयर इज नथिंग व्हाट यू कैन डू अबाउट योर पास्ट कर्मा। Absolutely. But if you do the right karma today with the right intention, I think it helps in your business, it helps in your life. तो मुझे लगता है कि मॉरल एथिक्स बहुत ज़रूरी हैं। तुम किसके साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, तुम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, तुम अपने कस्टमर्स के साथ कितने फेथफुल हो, वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं एस्ट्रोलॉजी तो नहीं बोलूँगा, बट मैं राइट कार्मिक अकाउंट की ज़रूर बात करूँगा इसके अंदर कि अगर तुम राइट वे ऑफ वर्किंग है तुम्हारी, अगर तुम जो अपने कस्टमर्स के साथ मान लेते हैं कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जो उनकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है बट इट इज़ मेकिंग मनी फॉर यू, तो अगर मान लेते हैं कि ये सब चीज़ें जो है ना, एथिक्स भी बोल सकते हैं, मॉरल भी बोल सकते हैं, आई ऑल्सो कॉल इट कर्मा ऑल्सो, बिकॉज दिस ऑल्सो हैज़ अ इम्पैक्ट, बिकॉज पीपल आर हैविंग ट्रस्ट ऑन यू एंड यू कांट ब्रेक देयर ट्रस्ट। मतलब ओनली फॉर सम मनी नहीं कर सकते। तो राइट थिंग्स हैव टू बी डन। अब वो कस्टमर्स के साथ भी हो सकता है, वो एम्प्लॉयज़ के साथ भी हो सकता है। यू नीड टू बी cordial with your employees. You need to maintain a positive energy in your work environment. तो चाहे आपके आउटलेट हो, चाहे वो आपका किचन हो, अगर एनर्जी वाइब्स जो है वो पॉजिटिव रहेंगी तो हर बंदा एक पॉजिटिव वाइब से जब काम करेगा तो वो जो प्रोडक्ट खाएगा उसको भी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। सो आई थिंक मुझे लगता है कि आई वोंट कॉल इट एस्ट्रोलॉजी, बट इट इज़ मोर ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एंड राइट कर्मा, which is a good combination. Because I'm not an astrologer, I'm a baker. I cannot comment on that. But आपका ओपिनियन मैं जानना चाहूँगा। मेरा ओपिनियन ये है कि एस्ट्रोलॉजी मैटर करता है, हर बंदे के रोल में मैटर करती है। मेरे को ये लगता है कि हम पास्ट कर्मा को कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसके बेसिस पे ही हमारा ये बर्थ हुआ है। हमने कुछ भी चूज नहीं किया कि हम कहाँ पे पैदा हो, किसके यहाँ पे पैदा हो, बट हमारे पेरेंट्स, हमने कुछ भी चूज नहीं किया। राइट। बट हम ये तो जान सकते हैं कि
अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी हमारा बिजनेस में हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं या क्या ये सारी चीज़ें? आई डोंट नो, मैं इस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा, पर मैं ये ज़रूर कमेंट कर पाऊंगा कि और कुछ मत कीजिए, अपने आसपास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखिए, सब कुछ राइट डायरेक्शन में चलेगा। एंड लोग सिर्फ एक ही बात के पीछे भागते रहते हैं, पैसे कैसे आएंगे, पैसे कैसे आएंगे। मुझे लगता है वो बाय प्रोडक्ट है। यू डू द राइट थिंग्स राइट वे, मनी विल फ्लो। राइट। आई वॉन्ट कि आप वो स्टोरी हाईलाइट करो जो आपने मेरे को बताई थी जब आपने वैन ली थी एंड वो पूजा कराई थी, कि वो बताना ज़रूरी है क्योंकि ऑडियंस को आपने जो बताया वो समझ आ गया, बट एक एग्जांपल से वैलिडेशन भी मिल जाएगी। सो रिसेंटली मतलब वी ऑलरेडी हैव अराउंड 5 व्हीकल्स पहले से है। तो अभी हमने रिसेंट एक नया व्हीकल खरीदा था, कमर्शियल व्हीकल। तो आइडियली तो हम हमेशा घर में, मतलब जो हमारे घर में वाइफ है मेरी वो पूजा करती है, या फिर मेरी मतलब जो भी मतलब घर के बड़े हैं वो पूजा करते हैं। तो दिस टाइम वी थॉट कि इस बारी और इन्वॉल्वमेंट करते हैं और बेटर फील कराते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। नॉट बिकॉज आई वांटेड कि मेरे को उनसे कुछ पॉजिटिव उसमें चाहिए, पर मुझे ऐसा लगा कि जो हमारी सी टीम है, कल्चर का पार्ट है, जो कल्चर का पार्ट है, जो हमारी सी टीम है वो हमारे साथ कभी कभी डायरेक्टली बोल भी नहीं पाती है। उनको क्या फील होता है हमें नहीं पता। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भैया यहाँ पे सिर्फ ओनर ही ग्रो कर रहा है और हमारी ग्रोथ नहीं है। तो उनको महसूस कराने के लिए तो इस बार हमने जो सबसे जो जूनियर मोस्ट स्टाफ था, जो हाउस कीपिंग करता है हमारे यहाँ पे, जो सफाई करता है, और वो मेरे लिए सबसे जूनियर मोस्ट नहीं बोलूंगा मैं, सबसे इंपॉर्टेंट स्टाफ बोलूंगा, क्योंकि अगर वो हमारी हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाएगा तो हम हमारे चाहे जितना मर्जी अच्छे स्टोर्स क्यों ना हो, जितने अच्छे टीम मेंबर्स क्यों ना हो, इश्यूज आएंगे। सो वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टाफ में आता है। सो वन ऑफ दो स्टाफ एंड वन अदर स्टाफ विच वाज अगेन जूनियर इन देयर ओन डिपार्टमेंट, हमने उन दोनों से पूजा करवाई इस बारी। एंड आई टोल्ड देम कि तुम दोनों ही पूजा करोगे बिकॉज तुम लोगों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। एंड द काइंड ऑफ हाउ शुड आई एक्सप्लेन देयर, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि उनके फेस पे उस टाइम पे क्या एक उनको सेंस ऑफ ओनरशिप भी लग रही है, ओनरशिप लग रही थी। और उनको वो कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि फ्रॉम वेयर दे कम फ्रॉम उनको ये चीज़ की रिस्पेक्ट दी जाएगी। बिकॉज यूजुअली इन सब चीज़ों के अंदर ओनर्स खुद ही अपने डिसीजन ले रहे होते हैं, खुद ही ये सब कुछ काम कर रहे होते हैं और पूछता भी नहीं है कोई। तो हम लोग इस मामले में इस बार जो मैंने ये किया, मुझे रियलाइज हुआ दैट आगे भी हम ऐसे ही करेंगे, सो दैट दीज पीपल आर मोर कनेक्टेड टू अस। एंड जितना ये लोग कनेक्टेड होंगे उतना हमारी टीम परफॉर्मेंस बेटर होएगी, और जितनी हमारी टीम परफॉर्मेंस बेटर होएगी इवेंचुअली मनी विल फ्लो। हाय गाइस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। जल्दी से बताना आया हूँ, सब्सक्राइब कर लो। 93% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और पॉडकास्ट देख के एंजॉय करके चले जाते हैं, भूल जाते हो। आई नो पॉडकास्ट अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, फ्लो में आ जाते हो, तो इसलिए बीच में आ गया। सब्सक्राइब कर लो, सॉरी, कंटिन्यू। नाइस। सी वाई आई वॉन्टेड टू डू दिस पॉडकास्ट, क्योंकि मैंने जब भी आप जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो, जो आपका स्टाफ है, मैंने जब भी उनसे बात करी आपके बारे में, तो मेरे को ऐसे रिस्पॉन्स मिला कि दे वांटेड कि आप आओ सामने, क्योंकि आप बैक एंड में ब्लास्ट आओ, मतलब कि आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, ये सारी चीज़ें। तो बस एक वही पर्सपेक्टिव था कि मेरे को लेके आना था कि यार कैसे, कि जैसे मेरे को बताया गया कि आपको एक बार कोई कंपनी ज्वाइन करता है, कोई आउटलेट ज्वाइन करता है, तो वो छोड़ के नहीं जाता, वो टिक जाते हैं। सो हमारा एट्रिशन रेट इज लेस देन 0.5%। एंड दैट एट्रिशन रेट वो 0.5 भी इसलिए है बिकॉज कभी कभी कुछ अनएथिकल एक्टिविटीज हो जाती है, बिकॉज वी डोंट एक्सपेक्ट ब्लू कॉलर टू बिहेव प्रोफेशनली। सो कभी कभी अनएथिकल एक्टिविटीज वो कर देते हैं जिसके चक्कर में हमें निकालना पड़ता है, या फिर कोई बंदा कहीं सिटी रीलोकेट कर रहा है तो हमें छोड़ के जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे यहाँ पे कोई बंदा अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ना नहीं चाहता, बिकॉज सी एम्प्लॉयज़ को आखिरी में एक ही चीज़ चाहिए लाइफ के अंदर, उनको ग्रोथ चाहिए। दे शुड बी रिस्पेक्टेड, दे शुड बी वेल पेड, देयर अप्रेजल शुड बी ऑन टाइम, एंड उनको सेंस ऑफ, उनको लगना चाहिए कि यहाँ पे उनकी वैल्यू है। ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन इज एज इम्पॉर्टेंट एज यू आर, एज योर ओन फैमिली इज। तो मेरे को लगता है कि अगर आप लोग उनको इम्पोर्टेंस देंगे और आप लोग उनको रिस्पेक्टेड फील कराएंगे, मुझे नहीं लगता कि किसी बंदे को ऐसे छोड़ना चाहिए। दे आर ह्यूमंस आफ्टर ऑल, राइट? ह्यूमंस को क्या चाहिए? दूसरा ह्यूमन तभी कनेक्ट कर पाता है जब आप एक पेज पे हो। जरूरी नहीं आप हमेशा ओनर बिहेव करो, कभी कभी उनके पेज पे भी जाना जरूरी होता है, उनके लेवल पे भी जाना जरूरी होता है, सो एज टू कनेक्ट विद देम कि बेसिकली वो क्या सोच रहा होगा। लेट अस अज्यूम कि मैंने एक किसी डिसीजन के ऊपर रिएक्ट कर दिया
जबकि आई शुड हैव वेटेड एंड रिस्पॉन्डेड. मुझे सोच के बोलना चाहिए था, मैंने रिएक्ट कर दिया. देन आई नीड टू गो ऑन हिज और हर पेज कि भैया उसके ब्रेन में क्या चल रहा होगा, व्हाट वुड दैट पर्सन बी थिंकिंग. मेरे दिमाग में तो देयर आर 100 डिसीजंस वी मेक इन अ डे, बट पीपल हु आर डूइंग अ सर्टेन जॉब, मतलब तो उनके लिए तो सिर्फ वही एक काम कर रहे होते हैं या फिर उनके घर की बात चल रही होती है जो फैमिली में चल रहा होता है. सो उनके पास उनके ब्रेन में मिनिमम चीजें चल रही होती है यूजुअली. तो अब उसको कैसा फील हो रहा होगा वो हमारे को समझना जरूरी है. जस्ट बिकॉज दे आर जूनियर एम्प्लॉइज, जस्ट बिकॉज दे आर रिप्लेसेबल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं किसी को भी. देयर शुड बी अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर एम्प्लॉइज. यू शुड रियलाइज कि अगर वो बंदा मेरी जगह पे होएगा और वो मुझसे ऐसे बात करेगा, हाउ वुड आई फील. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज जब तक मैं जहां तक मैं देखता आ रहा हूँ मेरी जिंदगी में, मैंने जितनी बार मैंने बहुत सारी बाकी कंपनीज, फैक्ट्रीज और मतलब आउटलेट छोटे छोटे विजिट करे हैं, वहाँ पे जो उनके एम्प्लॉयज रहते हैं उनको कभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है. ना उनको कभी छुट्टी मिलती है, ना उनसे पूछा जाता है कि वो क्या फील कर रहा है, वो कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता. एग्जैक्टली. एम्प्लॉय का एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है. अगर वो एक्सप्रेस कर पाएगा और हम कनेक्ट कर पाए उस बात से कि जो वो एक्सप्रेस कर पा रहा है वो अगर कहीं करेक्ट है और हम उस चीज को अपने कल्चर में इन्वॉल्व कर लें, तो आई थिंक जो भी लोगों की इश्यूज हैं रिगार्डिंग के, जब भी हम ट्रेन करते हैं लड़के भाग जाते हैं, जब भी हम किसी को हायर करते हैं कोई भी फेथफुल नहीं होता, सब भाग जाते हैं, मुझे लगता नहीं कि दिस कैन बी सॉर्टेड. बट देन देयर आर सर्टेन बेसिक्स एथिक्स ऑफ योर लाइफ जो तुम्हारे को पहले सेटल करने हैं. हम्बलनेस जो है ना वो कुछ कॉस्ट नहीं करती है, बट हम लोग हम्बल नहीं रह गए हैं. हमको लगता है कि हमने ओवरनाइट जिंदगी में ग्रोथ ले लिया है, हमारे पास वट एवर एक्स अमाउंट ऑफ मनी आ गया, तो हम भूल जाते हैं कि जो नीचे हमारे से जो थोड़ा सा कम वैल्यूएबल इंसान है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है. तो मतलब हमको उनको थोड़ा सा बेटर फील कराना ज़रूरी है, हमको उनके बर्थडेज मनाने ज़रूरी है, हमको उनको अच्छा महसूस कराना ज़रूरी है. अब अच्छा महसूस कराने के 100 तरीके हैं, हर बंदे को पता होता है कि दूसरे बंदे को अच्छा कैसे महसूस कराया जाता है. तो आई वुड नॉट कमेंट ऑन दैट, बट देयर आर वेज वेन यू कैन मेक योर एम्प्लॉयज हैप्पी, एंड वेन दे आर हैप्पी द वाइब्रेशन चेंजेस, वर्क कल्चर बदल जाता है. जब कोई बंदा खुशी से काम करता है तो उसका आफ्टर इफेक्ट भी अच्छा आता है. वट आई फील कि 3 चीज़ें मैंडेटरी कही जाती है, रोटी कपड़ा मकान, एक इंसान को क्या चाहिए. बट मेरे को ये लगता है ये सॉर्टेड है. बहुत सारे, सबका नहीं बट बहुत सारे लोगों का रोटी कपड़ा मकान सॉर्टेड है. व्हाट दे नीड एक्स्ट्रा इज इज्जत. अगर आप उनको ये 4 चीज़ें कॉम्बिनेशन में दे रहे हो कि अगर आपने सैलरी कम दे दी तो उनका वो रोटी हिल रही है कि उनको पैसे नहीं आ रहे तो वो सारी चीज़ ले रही है. बट अगर ये तीनों चीज़ें भी सॉर्ट हो रही है तो एक्स्ट्रा क्या है जो आपके पास वो रुक रहा है, वो है इज्जत. आप उनको वो इज्जत दे रहे हो कि वो आपसे और आपके ऑर्गेनाइजेशन में रह के कंफर्टेबल फील कर पा रहे हैं, खुश हैं. सो इज्जत एक चीज़ है, उनकी ग्रोथ वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे जो छोटे जितने भी बिजनेसेस रहते हैं उसके अंदर देयर इज़ नो ग्रोथ, देयर इज़ नो डेफिनेशन कि आज अगर तुम ऐसे हायर हुए हो तो 3 साल बाद अगर तुमने ये अचीव किया तो तुमको क्या मिलेगा. एक चार्ट होना चाहिए जो सबको पता होना चाहिए कि ये एक एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि मैं आज इस लेवल पे हायर हुआ हूँ. आफ्टर 6 months ऑफ ट्रेनिंग और वट एवर इनफॉर्मल ट्रेनिंग इज गोइंग ऑन, उसके बाद मुझे ये मिल जाएगा, मेरी सैलरी यहाँ पहुँच जाएगी. उसके बाद मैं यहाँ पे मैं ये शेफ बन जाऊँगा, उसके बाद मैं जूनियर शेफ, फिर मैं सीनियर शेफ बन जाऊँगा. दैट रोड शुड बी क्लियर टू देम. इज्जत इज अ पर्सनल लेवल पे आ जाता है कि उस पर इज्जत जरूरी है, बट दिस रोल ऑल्सो ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में डिफाइंड होता है. सबको पता होता है कि मैं अभी मैनेजर हूँ, फिर मैं सीनियर मैनेजर बनूंगा, फिर मैं जो भी रोल डिफाइन होता है. तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, ये रोल डिफाइन होना जरूरी है. उनको पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे टिका रहूंगा तो उसके प्रॉज क्या है. इज्जत, रोकड़ी, कपड़ा, मकान, अप्रेजल्स, मेडिकल फैसिलिटीज, ये सब चीज़ें हैं, बट उसके अलावा उनकी ग्रोथ भी बहुत ज़रूरी है. उनको पता होना चाहिए कि अगर वो अपनी जवानी के कुछ साल आपको डिवोट कर रहे हैं तो उसके रिटर्न में उनको क्या मिलेगा. क्योंकि हर बंदा अपनी जवानी के टाइम ही मैक्सिमम काम कर रहा होता है, पोटेंशियल सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है. आप उनको ये चीज़ उनको पता होना चाहिए, उनको समझाई जानी चाहिए दैट दिस इज योर रोड, दिस इज वेयर यू विल रीच इफ यू गो बाय व्हाट द कंपनी इज गोइंग विद. मतलब अगर जो वो सीख रही है, जो हम सिखाया जा रहा है, जो हम आपको बता रहे हैं, अगर इस तरह चलता रहेगा और आप अचीव करते रहोगे जो भी हमारे बेसिक्स हैं, तो आई थिंक आपको इस लेवल पे पहुंचा दिया जाएगा
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनको उनकी ग्रोथ हायरार्की शिफ्ट पता रहेगी कि उनकी क्या हायरार्की, वो कहाँ पे जाएंगे, वो कहाँ क्या बन जाएंगे। हर बंदे का एक सपना है। जब भी बंदा कोई पैदा होता है पहले उसको पढ़ाई लिखाई कराई जाती है, फिर उसके बाद उसको एक विजन, हर बंदे को एक सपना देखा होता है हर बंदे ने कि मेरे को कुछ बड़ा बनना है। अब वो बड़ा, अब अनफॉर्चुनेटली अगर मान लेते हैं कि वो एक गरीब परिवार में अगर पैदा हुआ, उसके पास कोई बिजनेस नहीं है, तो वो 99% जॉब करेगा। अब उस जॉब में भी उसको किस तरह बड़ा करा जा सकता है, किस तरह उसको बड़ा बनाया जा सकता है, किस तरह उसकी सेकेंड जनरेशन के लिए हेल्प करी जा सकती है कि उसके बच्चे जो हैं, कम से कम मान लेते हैं कि अगर वो अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड से नहीं आया तो एटलीस्ट उसके बच्चे किसी अच्छे स्कूल में पढ़े, उसके बच्चे ऐसे बन जाए कि शायद उसको अपनी, जैसे हमारे यहाँ पे कल्चर है कि मतलब हमारे अगर एम्प्लॉयज़ की लड़कियां पैदा हो जाती है तो वो बेचारे ये परेशान हो जाते हैं कि उनको जिंदगी भर दहेज इकट्ठा करना पड़ेगा। व्हाट आई टीच देम इज इट इज रादर टू इन्वेस्ट ऑन देयर एजुकेशन सो दैट देयर चिल्ड्रन बिकम सो एलिजिबल कि उनको उस बारे में सोचना ना पड़े कि हमको दहेज इकट्ठा करना है। वो इतने एलिजिबल हो जाए कि वो आपस में कल को खुद ही अपना स्पाउस ढूंढ ले जहां पे जरूरत ही ना पड़े इन सब चीजों की। तो रादर देन इन्वेस्टिंग ऑन the kind of dowry thing, I would rather invest people who are listening कि अपने एम्प्लॉयज के बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए, उनसे पूछिए कि उनके बच्चे क्या पढ़ना चाह रहे हैं, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। फैमिली सेंट्रिक होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हमारे को अपने बच्चों के बारे में पता होता है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे को बताते हैं कि हमारा सपना ये है। हमारे एम्प्लॉयज के बच्चे भी देखा जाए तो वो हमसे इनडायरेक्टली रिलेटेड है, बिकॉज अगर वो एम्प्लॉय सही से काम नहीं करेगा तो हमारे बच्चे के भी जो सपने हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड एवरीबडीज फैमिली के अंदर क्या चल रहा है, उनके बच्चों के अंदर क्या चल रहा है। वंस इन अ वाइल दे शुड बी मीट अप इन अ किचन और मे बी समवेयर वेयर दे शुड ब्रिंग देयर फैमिलीज एंड हमारे को उनके बच्चों से इंटरेक्ट करना चाहिए और उनसे समझना चाहिए। कई बारी बच्चों के अंदर बहुत पोटेंशियल होता है बट बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ देयर ओन पेरेंट्स को नहीं पता होता, वो नहीं कर पाते। अगर हम उनके बारे में सोचेंगे तो आप सोचिए कि मतलब अगर मैंने उनके बच्चों के बारे में सोच लिया, वो एम्प्लॉय मुझे नहीं लगता कहीं छोड़ के जाएगा मुझे। हाय गाइस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। जल्दी से बताना आया हूँ, सब्सक्राइब कर लो। 93% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और पॉडकास्ट देख के एंजॉय करके चले जाते हैं, भूल जाते हो। आई नो पॉडकास्ट अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, फ्लो में आ जाते हो, तो इसलिए बीच में आ गया। सब्सक्राइब कर लो, सॉरी, कंटिन्यू। एग्जैक्टली। सो एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, जब आप एक्सपैंड कर रहे थे, जब एक आउटलेट से दूसरे आउटलेट पे जा रहे थे तो बहुत गलतियां होती हैं, और हम बात कर रहे थे कि गलतियां होती हैं उससे सीखते हैं। तो आई वांट टू नो कि आपकी क्या क्या गलतियां आई थी, क्या क्या गलतियां हुई थी जो आपको ऐसा लगता है कि यार अगर ये नहीं हुई होती तो शायद चीज़ें बेटर होती, या फिर ये गलतियां तो होती ही होती हैं जब आप एक्सपैंड करते हैं, जब आप एक आउटलेट से दूसरा, दूसरे से तीसरा खोलते हैं, तो क्या चैलेंजेस आते हैं? सी चैलेंजेस और मतलब मल्टीपल टाइप के चैलेंजेस आएंगे। एक आता है कि आपने ऑपरेशनल चैलेंजेस आ सकते हैं, फ्रंट एंड चैलेंजेस हो सकते हैं, या फिर मान के चलिए कि आपका ऑल टुगेदर डिसीजन गलत भी हो सकता है कई बारी। पर आप एक एक करके बात करते हैं। सो लेट अस अज्यूम मैंने जब अपना आउटलेट नंबर 2 खोला तो मेरे लिए चैलेंज था कि मैंने लोकेशन चूज सही नहीं करी। बिकॉज आई वॉज लाइक कि मेरे को रेंट कम मिल रहा है तो मेरे को कम रेंट पे काम करना चाहिए, बट व्हेन यू कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट थिंग देन इवेंचुअली वो आपकी सेल्स पे भी इम्पैक्ट आता है। तो इफ एट ऑल मैं अगर वापस जाता तो मैं ये ज़रूर सोचता कि मेरे को आई वुड हैव टेकन अ बेटर प्लेस एट अ बेटर लोकेशन। दैट्स वन थिंग। नंबर 2, अगर मैं बात करूँ ऑपरेशनल चैलेंजेस की, सो ऑपरेशंस या तो आपके पास कोई बंदा होना चाहिए, हायर होना चाहिए जो कि जिसने ऑलरेडी ये काम कर रखा है। अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे कर रहे हो तो गलतियाँ आपसे भी होंगी, पर यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी गलतियाँ कर रहे हैं उसको डेली बेसिस पे रिकग्नाइज करना है एंड उसको उसके ऊपर काम करके उसको करेक्ट करना है। बहुत बारी हम गलतियां हो रही होती है, देख रहे होते हैं, उसके बाद भी उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। सो दैट इज बेसिकली अ ब्लंडर जो कि कई लोग कर भी सकते हैं, कई लोग समझ भी सकते हैं, पर मैं ये बोलूँगा गलती करिए, एक बार कीजिए, दूसरी बार रिपीट ना कीजिए उस गलती को। और तीसरी बात आई मतलब मान लीजिए कि मैं ट्रेनिंग नहीं दे पाया था राइट टाइम पे, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थिंग्स विल हैपन इटसेल्फ। तो मुझे लगता है ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट विद एवरी न्यू एम्प्लॉय हायर्ड। डोंट एक्सपेक्ट देम कि आप सीधा वो अपने आप सीख जाएगा। यू नीड टू ट्रेन देम वेल एंड इफ ट्रेनिंग हैपन्स थिंग्स राइज एक्सपोनेंशियली। व्हेन देयर इज नो ट्रेनिंग तो बहुत बारी ऐसा हो सकता है कि आपकी मार्केटिंग की जगह पे डीमार्केटिंग हो जाए। तो ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट।
वी शुडंट एक्सपेक्ट जस्ट बिकॉज के एक बंदे को हायर कर लिया एंड वी आर पेइंग देम वेल तो वो अपने आप परफॉर्म करेगा. जब तक उसको डायरेक्शन नहीं दिखाएंगे, जब तक उसको रास्ता नहीं दिखाएंगे, वो कैसे चल पाएगा उसके ऊपर. तो ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट MSMEs में जो छोटे बिजनेस की मैं बात करूँ, उसमें ट्रेनिंग का कोई पार्ट ही नहीं है. उसको बोलते हैं कि भाई सीख जाएगा. अब वो सीख जाएगा वाली बात के चक्कर में देख देख के कर करके सीख कई बार वो बड़ा जिससे वो सीख रहा होता है वही गलती कर रहा होता है, फिर वो गलत चीज सीख जाता है. एंड देन वी कीप ब्लेमिंग दीज पीपल कि भैया ये गलत कर रहे हैं, ये नुकसान कर रहे हैं. इट इज बिकॉज वी डिड नॉट ट्रेन देम वेल. आई थिंक ट्रेनिंग हैज टू बी देयर. लेट मी नो द स्टोरी कि कैसे आपने एक्सपैंड किया, कैसे सारा मेरे को एक बार कहानी के वे में बताओ. सो एक्सपेंशन वाज पहले तो हमारा 72 से एक आउटलेट था रजौरी गार्डन में. तो वो चल रहा था. स्टैंड अलोन बेकरी थी. ऊपर हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, ग्राउंड फ्लोर पे बेकरी होती थी. तो सॉ द बेकरी सिंस चाइल्डहुड देख रहे थे. स्कूल जाते हुए भी यही देखते थे, आते हुए भी यही देखते थे. सब कुछ यही चलता था. फिर देन when I entered the business, I realized that quality is very important. We need to only work on quality, and if we open more outlets, we will lose the quality. And ये mindset था उस टाइम. मेरा mindset था, and I was very adamant on my mindset. ठीक है. I was very adamant on certain things that we would not change this, we would not change this, we would not change this. We would want to be the way we are. Then, fortunately, we started traveling. I started traveling to exhibitions outside Delhi, outside India. So there it all started happening कि वहाँ पे networking शुरू हुई. When you meet people of the same industry and then you discuss issues, then you discuss your problems, they discuss the problems with you, you tend to have a solution. So I went to Germany, and then that's where I met my mentor. His name is Sandeep Reddy. He's from Hyderabad. He owns a bakery called KS Bakers in Hyderabad. They have around 21 outlets there. So I met him in Germany, and I was explaining myself that कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, without realizing who he was. So he gave me an invitation to visit Hyderabad. Okay. So I initially did not go there. So 3 months बाद मैं गया एक बारी, and I saw a whole shift in the way I was thinking and the way things were happening there. I realized कि चीज़ें बदली जा सकती है. जो मैं सोच रहा हूँ वो सही नहीं है. बहुत लोगों को ये होता है ना कि मैं जो सोच रहा हूँ वही सब कुछ सही है. We need to close this mindset. We need to open our brain doors and knowledge should flow in. तभी आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलत है, कहाँ सही है. There, when I went there, I realized things are being managed from a central location, and their logistics से वो transport कर रहे हैं to multiple outlets. So मेरा एक option इस बात में ये open हो गया कि the quality can be controlled. It is not a challenge. There has to be a process, but it can be controlled. So there were a lot of learnings from that trip. I came back, and 2 months later we had one more outlet. तो मतलब एक आउटलेट से सेकेंड आउटलेट हमने खोला. तो उसके लिए गट्स कितने लगे कि गट्स लगे, माइंडसेट चेंज करना पड़ा. हमें लगा था कि हो पाएगा ही नहीं, बिकॉज व्हेन आई वाज टेलिंग यू कि हम बचपन से बेकरी देख रहे हैं, तो हमारी वो अपनी ओन्ड बेकरी थी. वी हैड नेवर पेड रेंट. हाँ. सो रेंटल्स इज वन थिंग वेयर पीपल आर वेरी अफ्रेड ऑफ कि इतना रेंट कौन पे करेगा, कैसे पे करेगा. सो आई वाज अफ्रेड ऑफ इट. तो व्हेन वी ओपनड दैट आउटलेट, फर्स्ट आउटलेट खोला, तो हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया रेंट पे. एज आई सेड बिफोर कि मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो मुझे लगा कि वो मुझे नहीं करना चाहिए था. बट नाउ इवेंचुअली अब वो चीज़ वहाँ पे सेटल हो चुकी है. उसके बाद कहाँ पे खोली पहली ब्रांच? सेक्टर 11 द्वारका. ठीक है. सो आफ्टर दैट उसमें चैलेंजेस आए, बहुत सारे चैलेंजेस आए उसके अंदर भी. बट ईच चैलेंज वॉज अ लर्निंग, एंड वी पास्ड ऑल दोज चैलेंजेस by learning with what we can do. And in the meantime, my mentor was there to help me out, because he has already been through all those challenges, and he had all the answers mostly. बट फिर भी कभी वैसे ही जैसे हम बाकी दुनिया करती है, हमने भी वो दोबारा गलतियाँ करी, दोबारा सीखे, दोबारा गलतियाँ करी, सीखे, एंड इवेंचुअली दैट स्टार्टेड रनिंग. तो एक मैं बीच में चीज़ बोलना चाहूँगा. इफ़ समबडी वांट्स टू ओपन मल्टीपल आउटलेट्स, बी प्रिपेयर्ड फॉर वन थिंग, दैट वो जो कच्चे का धंधा है वो बंद करना पड़ेगा. यू शुड कम टू अ place where you need to pay all the taxes. Otherwise you will lose money, because if you are not
giving ट्रैक time on नहीं that है ना, outlet, वही that then you're giving opportunity to your employees to steal money, and that should not be the case, because then you start hating your employees that he was stealing. It is no one's fault. इवेंचुअली खराब ही है वो. कोई भी एम्प्लॉय की गलती नहीं होती कि वो चोरी करता है. मुझे लगता है कि आप उसको अपॉर्चुनिटी देते हो चोरी करने की. अगर आप सिस्टम्स ठीक रखो अपने, अगर आप ऑपरेशनली सही रहो, आपकी बिलिंग प्रॉपर हो, आपकी इन्वेंट्री प्रॉपर हो, तो मुझे लगता नहीं कि आपको चोरी करने का कोई अपॉर्चुनिटी लेगा. वो अगर आपको मान लो कि उसके बाद भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है कि किसी ने थेफ्ट हो गया या कुछ हो गया, दैट शुड बी अ लर्निंग. देयर इज नो फ्लॉ रह गया था. देयर इज, हाँ, वो हमारी गलती थी, वो हमें सिखा के गया. फॉर वट एवर अमाउंट ही स्टोल, वो हमारे को कुछ सिखा के गया. R&D का बहुत पैसा बच गया. हाँ. तो मान लेते हैं उसने 500 या 1000 की चोरी कर भी ली, तो हमारे लिए वो लर्निंग थी, right. ताकि हमने वो वाला जो होल था वो बंद कर दिया. अब सो वी नीड टू कीप लर्निंग फ्रॉम दोस प्रोसेसेस. तो अगर कोई भी बंदा मल्टीपल आउटलेट्स करना चाह रहा है, मैं सिर्फ एक बात पे बोलूंगा कि आप स्टैंड अलोन आउटलेट पे जो मर्जी करिए, बट व्हेन यू आर एक्सपैंडिंग यू नीड टू फॉरगेट दैट थिंग. यू नीड टू मेक थिंग्स ट्रांसपेरेंट. यू नीड टू गो एज पर, you need to learn from the bigger companies के जो business करते हैं. It should be properly built, properly managed. These things are to be there. अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करोगे, then you will keep regretting कि we are not able to earn from the second outlet, we are not here, we are not that. वो इसीलिए हो रहा है because there are no systems. So systems have to be made. SOPs have to be made. अगर वो नहीं होंगी, then we can't blame our employees to not performing, because we have given themselves the opportunity कि आप ये सब कुछ कर सकते हो. वी नीड टू गेट द बिलिंग सिस्टम थिंग डन फर्स्ट. वो मतलब ये सबसे पहला काम है कि पक्के में आ जाओ. सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना, मतलब अगर मैं बोलूँ ये फैमिली बिजनेसेस के अंदर, क्योंकि वो बिकॉज सब लोग अपने गले पे खुद बैठना चाहते हैं, दे वांट टू पे ओनली द बेयर मिनिमम टैक्सेस. वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस माइंडसेट फर्स्ट एंड देन एक्सपैंड इट. देयर आर पीपल हु कैन डू दिस. I would not promote that way, but there are people who can do this when there are many family members, they can still do it. But though I would not say that, because I as a member of this country, मैं expect करता हूँ as a citizen that everyone should pay taxes, right, so that the country can grow. But आपको पता हूँ कि मैंने भी अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल करने से पहले प्राइवेट लिमिटेड किया था. तो मेरे को बहुत सारे, इनफैक्ट मेरे CA ने और सब ने बोला था कि तू क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है. मैंने कहा था देखो मेरे विजन क्लियर है, मैं प्रॉफिट ले आऊँगा मेरे को, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं प्राइवेट लिमिटेड करने के बाद कर सकता हूँ. जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं कच्चे में नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरा पहली चीज़ मेरा ऑनलाइन बिजनेस है, तो आई हैव टू बी देयर कि दिखना है और सारी चीज़ें करनी है. बट उसके पीछे 2-3 स्मार्ट मूव्स और थे कि मेरे को बड़े ब्रांड्स जब क्रैक करने थे तो मैं ये नहीं दिखा सकता था कि मैं एक छोटी कंपनी हूँ. चाहे मेरे पास 2 एम्प्लॉयज़ हैं, बट मैं दिखाता ये था कि भाई है, अच्छा खासा है, ये है वो है. तो एक उसके भी बेनिफिट्स आते हैं. और फिर इवेंचुअली मैंने ये फील किया कि जब तुम पक्के में काम करते हो ना, तो तुम्हारे को अलग बेनिफिट्स मिलते हैं बहुत सारे, जो कि कच्चे में नहीं मिलते. क्योंकि मैंने अपना एक ब्रांड बहुत लंबे समय तक कच्चे में चलाया. उसमें मेरे को मज़ा आता था, कैश इन हैंड होता था, जेब में हमेशा जेब भरी रहती थी मोटी, बट वो रनिंग कैपिटल होता था इवेंचुअली. बट वो चीज़ है. तो आई विल सजेस्ट कि जो आपने पॉइंट बोला कि पक्के में करो, उसके बहुत फायदे हैं. फायदे तो हैं, बट वो लॉन्ग रन में दिखते हैं. शॉर्ट रन में आपको फील होता है, मतलब आप मान लीजिए कि शॉर्ट रन में आपको लगेगा यू लूजिंग मनी. एग्जैक्टली, हाँ वो होता है. बट आई वुड से दैट वी आर नॉट लूजिंग मनी, जस्ट दैट वी डोंट नो आवर रिवर्स कॉस्टिंग्स. इफ वी वर्क ऑन आवर True. I mean calculations and the costings, I think we will not be losing money. 100% जो आप सरकार का पैसा लेकर के जेब में डाल रहे थे वो तो आपका जाएगा ही जाएगा. That is one concern. But then if you want to dream big, then there are certain things that you need to let go, and this would be one of them. And money in bank is always better than money in hand, I would say. ये भी है. Because आपको जितना ज़्यादा आपको कैश होएगा, then you would feel insecure about that you lose this cash or maybe this theft and all those things. We need to come out of this thing कि अगर आपको expand करना है, if you want to become big someday, then you need to pay taxes. And taxes is one thing. When you pay taxes, you get easily loans. You will get many benefits from the government. So I mean, see, if I have a loan which is unsecured, I couldn't have get this loan. मतलब अगर मुझे मिलता ही नहीं ये लोन, अगर मैं मान लो कि अगर मैं टैक्सेस नहीं पे कर रहा होता, मेरी कंपनी अगर ग्रो नहीं कर रही होती, मेरी टर्नओवर नहीं ग्रो कर रही होती, तो मेरे को लोन ही नहीं देती बैंक. तभी आपको लोन देगा व्हेन दे सी दैट यू आर ग्रोइंग. ट्रैक रिकॉर्ड जो ट्रैक करा जा सके. कच्चे की ग्रोथ तो दिखा नहीं सकते बैंक को कि भैया हमारा गल्ला जो है तो इतने कमा रहे हैं, बट हम बैंक में पैसे जमा नहीं करते. यू कांट डू दिस. यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट
bubble, and it is very difficult to make your when you're in a family business, it is very difficult to make your parents or maybe कई families में पापा चाचा, there are many people involved, so उधर difficult होता है, but you need to have certain points ready to convince them that eventually this will be a win-win ratio. After a while you realize that it is the people who would do the business for you, and you eventually have to pay taxes, और उस टैक्सेस से आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे. यू विल गेट पीस ऑफ माइंड. बहुत लोगों के पास वो पीस ऑफ माइंड नहीं है. बहुत छोटे बिजनेसेस के अंदर लोगों के लिए इतना मुश्किल हो जाता है, बखलाहट है, बाहर जाना है तो लोगों को लगता है हम जा नहीं पाएंगे बिकॉज हमारा गल्ला कौन संभालेगा. सो यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट माइंडसेट. वो माइंडसेट तभी आ सकता है. फॉर दैट यू हैव टू हैव अ विजन क्लियर कि मेरे को ये करना है, दिस इज वेयर आई वांट टू गो एंड दिस इज द रोड. बट वो क्लैरिटी होनी जरूरी है पहले कि आपको करना क्या है. यू डोंट हैव टू फॉलो एनीबडी. आपको किसी और के फुटस्टेप्स पे चलना है, बट ऐसे नहीं चलना है बिकॉज हर बंदे की अपनी अलग जर्नी होगी. मान लेते हैं कि मैं जो करके आया हूँ, कोई बंदा अगर मेरे फुटस्टेप्स पे चलेगा तो जरूरी नहीं कि वो सेम चीज़ें वो कर पाए, बिकॉज मेरी विजन क्लियर है कि मुझे कहाँ जाना है. वो बंदे की विजन क्या है, अगर वो मेरे साथ अलाइन नहीं है तो फिर वो शायद आधे रास्ते पे ये सोचे कि मैं गलत रास्ते पे चल पड़ा. तो विजन शुड बी वेरी क्लियर. राइट. जस्ट एन ऑफ टॉपिक मेरे को बोलने का मन हो रहा है कि जब मैंने अपना पहला जीएसटी फाइल किया था, जीएसटी भरा था, तो मेरा दिल दुखा था. अगर इतना पैसा सरकार ले जाएगी मेरा. तो मेरे को बैठ के मेरे भाई ने, क्योंकि आई वॉज वेरी बैड विथ फाइनेंस, मैं ऐसा इंसान था जो मेरे को बैंक जाना बिल्कुल नहीं पसंद था. तो मैंने अपने कज़न को बोला था कि भाई ये सब तू संभालेगा सारा कुछ. बट इवेंचुअली मैंने जब समझा, लर्न किया, तो मेरे को पता लगा नहीं यार इसके बहुत बेनिफिट्स हैं. और हम बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जहाँ से तुम कर सकते हो और फ़ायदा निकाल सकते हो, जिसकी बात नहीं करेंगे हम. बट या जिसका तो मैं सीए समझा देगा. इसको मैं दो तरीके से बोलूंगा. पर्सनल लेवल मुझे भी बहुत बुरा लगता है बहुत सारे पैसे बैंक में जमा कराते हुए. हाँ. बट सच बताऊं तो वो मेरे पैसे थे ही नहीं. हाँ एग्जैक्टली. मेरे को भी यही समझाया गया कि तेरी पेमेंट तेरे पास आ गई है. मुझे लगता है कि मेरे बैंक से जा रहे हैं, बट मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ. वही आई एम जस्ट कलेक्टिंग इट फ्रॉम द कस्टमर एंड यूजिंग दैट मनी and giving it to the bank because I get some time to use that money. हमें बस थोड़ा क्रेडिट मिल गया, थोड़ा टाइम. हमारे को 20 दिन का सरकार पैसे देती है, टाइम देती है कि उसको यूज कर सको एंड आप पे करो. सो आई थिंक वी आर जस्ट मीडियम्स, बट इवेंचुअली यू हैव टू पे. जो फर्स्ट टाइम मैंने किया था ना, तब मेरा दिल दुखा था जब उसने कहा था ना कि इतना तेरे को टैक्स भरना है. मैंने कहा भाई क्या कह रहा है, तू तो आधा खाली कर देगा. बात इतनी सी है ना, वो इसीलिए लगता है हमारे को बिकॉज हम सोचते हैं हमारे जो पहले जो बिजनेसेस चल रहे थे, जिस भी फैमिली बिजनेसेस आ रहे थे, उस टाइम पे इतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था टैक्स पे करने का, एंड एवरीबडी वांटेड टू रन द बिजनेसेस देमसेल्व्स. तो वो बहुत ज़्यादा कोई सरकार का भी प्रेशर नहीं था टैक्स पे करने का. नाउ गवर्नमेंट का प्रेशर नहीं है, बट इफ यू रियली वांट टू एक्सपैंड, दिस इज द ओनली वे आउट. देयर इज नो प्लान बी. एग्जैक्टली. तुम नहीं बच सकते. देयर इज नो प्लान. अब तो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो. आई वुड से कि ये और स्ट्रिक्ट होना भी चाहिए बिकॉज हमारी इकोनॉमी तभी ग्रो कर पाएगी जब ये सब चीज़ें अलाइन होंगी. फॉर द स्टार्टिंग 3 साल आपको शायद लगेगा कि यार मैंने क्यों किया, मैं क्या कर रहा हूँ. बट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम अगर आप उस ब्रांड को लेके जो भी आप बना रहे हो सीरियस हो, और आप चाहते हो कि वो 5 साल 10 साल और बहुत बड़े, तो यू हैव टू. यही एक वे है, और कोई वे नहीं. आप स्किप नहीं कर सकते. अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज यू विल कीप डूइंग सेल्स. Your sales will be draining. You would not realize where the money is going. Track नहीं है, कुछ पता ही नहीं चलेगा. Your employees would also realize one day they'll steal 100 rupees. For the next 5 days they'll steal 100 rupees. Then they realize कि यहाँ पे 100 रुपये चोरी हो रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा. Then they'll get more courage. 500. अब 2000 का नोट तो बंद हो गया, अदरवाइज वो 2000 ले लेते थे पहले. तो ये भी एक दिक्कत है. राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट एक और चीज़ के बारे में बात करेंगे. मैं जब आपने बताया कि रजौरी गार्डन वाली जो बेकरी थी, मैं एक पूरी विजुअलाइज कर पा रहा हूँ कि एक नॉर्मल बेकरी जैसे कि होती थी पहले के टाइम पे, राइट, वैसी थी. एंड अब एक एकदम फैसिनेटिंग इंटीरियर, अच्छा बैठने को, अच्छा एम्बियंस, अच्छा, वो वाली बेकरी खुल रही है. सो दोनों में मेरे को चाहिए कंपैरिजन, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हमें देख रहे हैं वो अभी उस स्टेज पे होंगे जो जाना चाहते हैं ऐसे कि हमारे एक अच्छे एम्बियंस वाली बेकरी बने सारी. तो दोनों में क्या डिफरेंस है और यहाँ से यहाँ तक कैसे जाया जाए? सो आई वुड से कि देखिए, ये जरूरी नहीं है कि अच्छी एम्बियंस जरूरी है या फिर बहुत ज्यादा लैविश बनानी है. ये सब कुछ ये सब्जेक्टिव चीज है. सो डिपेंड्स. मतलब आप बिल्कुल रैंडम सी दुकान बिना एसी की खोल के अगर आप किसी से 800 रुपए हाफ केजी केक के मांगोगे तो आपको नहीं मिलेंगे. इफ यू वांट मनी देन यू हैव टू फर्स्ट मेक द कस्टमर फील बेटर. राइट. द कस्टमर शुड कम इनसाइड, दे शुड बी greeted well, they should be attended well.
उसके बाद जो प्रॉमिस किया गया है वो मिलना चाहिए उस कस्टमर को, तब आपको कस्टमर पैसे देता है. तो अबाउट मेकिंग इंटीरियर्स की बात करें अगर, तो आई वुड से कि ये हर बंदे का अपना नीड है कि हमारे को लगता है कि हमारे सारे आउटलेट्स इस तरह बनने चाहिए. अब ये डिपेंड करता है, ओनर टू ओनर डिपेंड करता है कि कौन कैसा चाह रहा है. हम लोग चाहते हैं, हम पर्सनली वी डोंट स्पेंड टू मच मनी ऑन द इंटीरियर्स, वी स्पेंड मच मोर मनी ऑन रेफ्रिजरेटर्स एंड जिसमें चीजें, जिसमें लोगों को जो चीज लोग देख पा रहे हैं. लोग ऐसे नहीं देखते कभी भी किसी आउटलेट पे चल के. पीपल सी व्हाट दे आर सपोज टू बाय, तो वी स्पेंड मनी ऑन दोज थिंग्स इंस्टेड. सो पैकेजिंग एंड प्रोडक्ट्स के ऊपर, और प्रोडक्ट्स जहाँ पे पड़े हुए हैं उसकी एस्थेटिक्स पे ध्यान देते हैं ज़्यादा. एम्बियंस की अगर आप बात करें तो आप जितना मर्जी पैसा खर्च ले, कोई उसकी लिमिट नहीं है. आप कम से कम में भी काम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भी काम कर सकते हैं. फॉर पीपल हु वांट टू एक्सपैंड फ्रॉम वन आउटलेट टू द सेकंड आउटलेट, आई वुड रिकमेंड देम कि आप अपनी फिक्स कॉस्ट को कम रखिए, बेयर मिनिमम अपने इंटीरियर्स कीजिए, सो दैट आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जल्दी आए. आपने बचपन से ही बेकरी देख रहे हो, तो कुछ कस्टमर बिहेवियर या कुछ कस्टमर की क्या डिमांड बदल गई कि जैसे पहले के लोग केक्स ज़्यादा मांगते थे, फिर बीच में एक ट्रेंड आया कि बर्थडेज पे केक लोग मुंह पे मार रहे हैं, तो मैंने बहुत सारी बेकरी को देखा स्मैश केक्स बन रही है, सिर्फ क्रीम दे रहे हैं वो. तो ऐसे ट्रेंड्स के साथ क्या क्या चेंजेस आए? और जो एक होता है ना कि जैसे मैंने बचपन में देखा था, पापा जाते थे वो बेकरी पे बन ले रहे हैं, बिस्किट्स ले रहे हैं और ये सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं. और अब बहुत सारी फैंसी चीज़ें आ गई, अल्कोहल वाली चॉकलेट्स आ रही है, बिस्किट्स आ रहे हैं, बहुत सारी. तो कुछ एक ट्रेंड हो जो बहुत बेसिक लेवल पे आपको दिखाओगे यार धीरे धीरे चेंज हो गए, अब लोग कप केक्स ज़्यादा ले रहे हैं, या अब लोग हॉट चोकोलावा केक्स ज़्यादा ले रहे हैं, तो कुछ ऐसा सा चेंज. सो व्हाट हैज हैपेंड इज, जब अपनी बात करें बचपन की, तो उस टाइम पे सिर्फ बर्थडे पे केक कटता था, राइट. और अगर कभी कभी किसी के घर में महीने में 3 बर्थडे आते थे तो वो क्या करते थे, कंबाइन करके एक ही केक काट लेते थे. आज से पहले ऐसा होता था कुछ टाइम पहले तक. अब क्या हो रहा है, पीपल वांट टू कट अ केक एट मिडनाइट फर्स्ट, देन इन द मॉर्निंग दे वांट टू कट, with friends they want to cut, with families they want to cut. मेरे बर्थडे में 7-8 केक आए थे, right. So this is what is happening. So the cake cutting is expanding, the business is multiplying. Competition भी multiply हो रहा है, but business is multiplying. पहले there was nothing called as Mother's Day, Father's Day, Daughter's Day. अभी recently मैंने देखा वो मटकी वाला केक जन्माष्टमी का बहुत चला. So वो भी वही बता रहा हूँ मैं आपको, पहले कोई लोग कुछ नहीं करते थे, but because of social media influence being incrementally बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, everybody wants to cut a cake on a certain occasion and want to post a picture because otherwise they'll die in FOMO. उनको लगता है कि अगर सबने कर दिया, मेरा बर्थडे नहीं होगा, तो मैंने क्यों नहीं किया. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट. FOMO ने हमारा बिजनेस बढ़ाया है. पहले केक काटना जरूरी था, अब स्टोरी, केक की स्टोरी डालना जरूरी है. और ये भी दिखाना जरूरी है कि मेरे को 4 केक और भी आए हैं कहीं और से, या फिर मैं 4 अलग अलग केक काट रहा हूँ. सो वो सब चीजें बदली है. मदर्स डे हैज बिकम एज गुड एज न्यू ईयर्स. पहले न्यू ईयर्स पे केक नहीं कटता था, अब न्यू ईयर्स पे बहुत ज्यादा बूम है. So every random occasion is now celebrated by cutting a cake. So that way things have changed. Talking about के प्रोडक्ट के अंदर क्या डिफरेंस आया था, ये डिपेंड करता है कि आपके टारगेट कस्टमर कौन है. If you are a old bakery, then your target customers are still old people who still want to buy those atta biscuits and buns. If your target customers are young generation, then they have a different acceptance altogether. वो चॉकलेट पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं. पहले हम जब बचपन में केक खाते थे तो हमारे घर में सिर्फ यूजुअली पाइनएप्पल ब्लैक फॉरेस्ट खिला करके हमको चुप करा देते थे, पर आजकल ऐसा नहीं होता है. आजकल वही रेड वेलवेट, वही हमारे जब हम छोटे थे, वही हम बड़े पेरेंट्स हो गए हैं, तो अब हमारे को चॉकलेट पसंद है, तो हमारे को पूरी फैमिली को चॉकलेट पसंद है. तो थिंग्स आर चेंजिंग, फॉर श्योर दे आर चेंजिंग. एंड इफ यू से कि फ्यूचर कैसा है, मैं उसके बारे में भी बताना चाहूँगा. फ्यूचर इज टुवर्ड्स हेल्दी बेकरी. अभी जो भी हम खा रहे हैं, वी आर ईटिंग टू मच स्वीट्स एंड एवरीथिंग. एंड आप कभी कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि बेकरी की चीज़ें कम खाना कीजिए, शुरू कीजिए. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल. हुएवर इज लिसनिंग, आई वुड से लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर टुमारो. टुमारो इज फॉर हेल्दी बेकरी एंड हेल्दी, टेस्टी, सस्टेनेबल बेकरी. हमको वो कुछ प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे जिससे कि लोग खाएं और कतराएं ना कि हमारे को इससे कुछ wheat biscuit हो गए, multigrain biscuit हो गए. So wheat is also high on GI. I would say what we make these days is something called 100% oats biscuits. So 100% oats का मतलब है उसमें ना आटा है ना मैदा है. तो हमको उस तरह की कुछ चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा जिससे कि कस्टमर जो है खाए और उससे उसको मतलब गिल्ट फीलिंग नहीं होनी चाहिए. It should be guilt free.
मतलब आपकी क्रेविंग भी सॉर्ट होनी चाहिए, एट द सेम टाइम द हेल्थ बेनिफिट शुड बी, मतलब ऐसा लग इट शुड बी मेंशन्ड ऑन दैट प्रोडक्ट कि भैया इससे आपको जो आप सोच रहे हैं वो नहीं होगा. वी नीड टू चेंज दैट माइंडसेट. सो माइंडसेट कैन बी ओनली चेंज व्हेन वी स्टार्ट डूइंग द टुमारोज वर्क टुडे. मेरे को ये भी जानना है, जैसे हमने बात करी दोनों बेकरी के बारे में कि एक फैंसी बेकरी है, एक ओल्ड स्कूल बेकरी है. तो जब आप यहाँ से हटे तो एक मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनका फैमिली बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, राइट. बट कुछ हैं जो अपना ही करना चाहते हैं, कुछ है जो उससे निकल के सेम काम करना चाहते हैं. तो बहुत सारे लोगों को वे नहीं मिलता कि कैसे एक फैमिली बिजनेस से बाहर आए, पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें, घर वालों को कैसे संभाले, किसी के भाई होते हैं, किसी के कुछ होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो फैमिली बिजनेस के साथ आपके साथ आती है. डेफिनेटली एक लेगेसी आती है, डेफिनेटली पैसा आता है, बट उसके बाद बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स भी आते हैं. तो आई वांट टू नो कि आप इसको बताओ कि बहुत सारे जो लोग देख रहे हैं इससे निकलना चाहते हैं या इसमें और बेटर करना चाहते हैं, उसका क्या वे है. CI2 वाज अ पार्ट ऑफ इट. मेरी भी जो पहले वाला आउटलेट, जो सबसे पहला आउटलेट है, दैट वाज रन बाय माय फादर एंड माय चाचा टुगेदर. सो दे हैड, उन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे लेके गए थे बिजनेस को. मैं आया तो मेरी विजन अलग थी. आई वांटेड टू डू समथिंग बेटर आउट ऑफ इट, पर मैच नहीं करती थी विजन. उनको लगता था कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ और मेरे आई शुड बी ग्राउंडेड. वेयर एज आई वॉज क्लियर कि मुझे क्या करना है. मेरे को कुछ डिफरेंसेस हो सकते थे कि मेरे को कैसे जाना है उस रास्ते पे. आई वॉजंट सो क्लियर, बट मेरे को ये श्योर था कि हम इसको कुछ कर सकते हैं. राइट. ये बहुतों के साथ होता है एंड आई एम श्योर जितने भी फैमिली रन बिजनेसेस है ये सब में ये प्रॉब्लम है कि जो बड़े लोग हैं वो आखिरी मोमेंट तक, मतलब जब तक उनके कोई रिटायरमेंट के प्लान्स ही नहीं है, ना कोई सक्सेशन प्लानिंग है उनकी कि कौन बिजनेस आगे बढ़ाएगा. मान लेते हैं कि किसी के 3 बच्चे हैं और वो बिजनेस लेगेसी बिजनेस है. ये क्लैरिटी नहीं है वहाँ पे उनकी. उधर दिक्कत ये है कि उनको क्लैरिटी नहीं है कि कौन बंदा क्या करेगा. वो चाहते हैं वो तीनों राइट्स रोल्स कोई डिफाइन नहीं है. तो वन शुड फैमिली बिजनेसेस के अंदर बड़ों को इतनी समझ आ जानी चाहिए आज के टाइम पे कि इफ दे वांट कि ये बिजनेस आगे बढ़े तो हर बंदे का एक रोल डिफाइन होना चाहिए. मतलब मेरा छोटा हर बंदे का एक शेयर डिफाइन होना चाहिए हाँ. कि ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स ना आए. नहीं तो होता क्या, ब्रांड में डिस्प्यूट्स होते हैं, बड़े बड़े ब्रांड खत्म हो जाते हैं. और अगर जहाँ पे सक्सेशन प्लानिंग ठीक होती है वहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड बहुत बड़े बन जाते हैं. सो सक्सेशन प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके अंदर मैं चाहूँगा कि ये बातें डिस्कस होनी चाहिए फैमिलीज़ में कि फ्यूचर में किसके बच्चे, कौन सा बेटा या कौन सी बेटी क्या करेगी, उसका रोल डिफाइन होना चाहिए. हर बच्चे में कुछ एक सर्टन कैपेबिलिटी होती है, वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक बंदा MD रहेगा, एक बंदा प्रोडक्शन को देखेगा, एक फाइनेंस को देखेगा, हुएवर इज अब मास्टर ऑफ दैट लाइन. तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये बात पे क्लैरिटी होनी चाहिए. बट सिर्फ इसको बोलने से ख़त्म नहीं होती ना बात. ये बात समझानी ज़रूरी होनी चाहिए. मुश्किल है. मान लेते हैं कि मेरे लिए क्या हुआ था कि मैंने बहुत कन्विंस किया बट नहीं कन्विंस कर पाया. तो माय फादर सपोर्टेड मी एंड टोल्ड मी दैट मैं तेरे को अलग से करके दे देता हूँ. यू डू व्हाट यू वांट टू डू. आई एम देयर एट योर बैक. मैं सपोर्ट कर रहा हूँ. मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, मेरी वाइफ ने सपोर्ट किया. अगर आज मैं शादी के बाद मैं इतना ट्रैवल कर पा रहा हूँ सोलली ओनली फॉर द पर्पसेस ऑफ बिजनेस, इट्स बिकॉज शी इज़ ऑल्सो गिविंग दैट. मेरे को वो पूरा उसने दे रखी है ना एडवांटेज. नहीं तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे को बाहर जाना और वो मुझे बोले कि आई मीन शी कांट, हाँ मेंटल पीस है बिकॉज शी इज़ देयर. उसने मुझे पूरी अथॉरिटी दे रखी है सो दैट आई कैन ट्रैवल, लर्न. एंड बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब मैं सबको एक्सप्लेन कर ही नहीं पाता, सिर्फ अपनी वाइफ को एक्सप्लेन कर पाता हूँ कि मेरे को ये करना है अपने बिजनेस के अंदर. इनिशियली तो उसको भी लगता था शेख चिल्ली है, बट व्हेन शी रियलाइज्ड कि जो मैं कह रहा हूँ वो धीरे धीरे हो रहा है, तो नाउ शी हैज़ फेथ ऑन मी. एंड आई मीन टू बी ऑनेस्ट वो बहुत सपोर्टिव है. कभी कभी डिफरेंस इन ओपिनियंस होते हैं हमारे, बट बिजनेस में अगर मेरी जो ग्रोथ हुई है, मेरी फैमिली का भी सपोर्ट है पर वाइफ का बहुत बड़ा सपोर्ट है. क्योंकि अगर आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी तब नहीं होएगा. तो अगेन कमिंग टू द मेन पॉइंट कि क्या ये सही हो पाएगा. इसके अंदर कभी कभी बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो कि आसान नहीं है. आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है. कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है कि मान लेते हैं कि मैं कन्विंस कर पा रहा हूँ, मैं अपने बिजनेस में पेरेंट्स को कन्विंस कर पा रहा हूँ, वो नहीं हो रहे हैं. मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो नहीं हो रहे हैं. स्टिल या तो 2 ऑप्शन है, या तो एक्सेप्ट कर लो और जो भी वो कह रहे हैं उन्हीं के रूल के हिसाब से चल लो, या फिर कम आउट ऑफ दैट बबल. यू नीड टू ब्रेक दैट बबल एंड कम आउट ऑफ इट. देयर विल बी 2 थिंग्स, सक्सेस और लर्निंग. देयर इज नो थर्ड थिंग. People call it as failure. I don't call it as failure. It will be learning. So I think
सक्सेशन प्लानिंग ज़रूरी है बड़ों के हिसाब से, अगर करनी चाहिए, बट अभी तक हो नहीं रही है। कुछ बिजनेस, कुछ फैमिलीज़ में जहाँ पे एजुकेशन बैकग्राउंड स्ट्रांग है, या फिर जहाँ पे मतलब एक दूसरे की बात समझी जाती है, वहाँ पे धीरे धीरे ये चीज़ें आ रही हैं। एंड आई एम सीइंग, यू सी हल्दीराम, यू सी अदर ब्रांड्स लाइक बीकानेर, इनके अंदर मल्टीपल ब्रदर्स से उनके बच्चे हैं आगे, सबके रोल्स डिफाइंड है, तभी ये ब्रांड आगे बन पा रहे हैं। ऐसा नहीं है वहाँ डिफरेंस इन ओपिनियन नहीं होता होगा, बट एटलीस्ट उनको पता है कि हमारे को किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पार्टनर पे डालनी है। सो दैट शुड बी वेरी क्लियर। वो उसकी वजह से बहुत सारे लेगेसी बिजनेसेस फ्यूचर में कोलैप्स हो जाएंगे अगर ये सही चीज़ सेटल नहीं हुई। तो लोगों को एजुकेट करना ज़रूरी है, आपस में बात करनी ज़रूरी है कि इसका फ्यूचर क्या है। क्योंकि पूरी एक जनरेशन लग गई एक बिज़नेस को खड़ा करने में, वो भी नहीं चाहेंगे कि बिज़नेस ख़राब हो जाए। एट द सेम टाइम जब तक इस बारे में डिस्कशन नहीं होएगी, जब तक इस बारे में आपस में क्लैरिटी नहीं होगी कि कौन क्या करेगा, को किसकी क्या रोल डिफाइन होएगा, तब तक आई थिंक बहुत सारे लेगेसी बिजनेस खराब हो जाएंगे। तो हाँ, रिलेशन भी खराब इवेंचुअली होते ही है, रिलेशन खराब, मतलब लेट अस अग्री। पर मेरे लिए भी सेम इशू था, दो आई हैड वेरी कॉर्डियल रिलेशन विद एवरीबडी, बट माई विजन्स वर टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे वर थिंकिंग। वो कन्विंस नहीं कर पाया। आज वो कन्विंस्ड है, दे आस्क मी बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, दे कॉल मी, दे टेक माई ओपिनियन, बट उस टाइम पे मैं कन्विंस नहीं कर पाया। सो थिंग्स विल हैपन विद ऑलमोस्ट एवरीबडी दिस वे, बट देन यू हैव टू कैलकुलेट, फाइंड सम सपोर्ट समवेयर एंड डू समथिंग ऑफ योर ओन। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग समथिंग ऑफ योर ओन। द ओनली थिंग इज इट शुड बी कैलकुलेटेड। इट शुड नॉट बी कि भैया मैं हवा में कर रहा हूँ और मैंने माँ बाप का पैसा फूंक दिया, फिर पापा वगैरह, फिर बाद में फेथ करना ही बंद कर दिया। एवरीथिंग शुड बी कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड मतलब तुम्हारा प्लान होना चाहिए, हवा में नहीं होनी चाहिए कुछ भी। देयर शुड बी अ प्लान। इफ योर प्लान इज देयर, मोस्टली इट विल बी सक्सेस, इफ नॉट सक्सेस इट विल बी लर्निंग। सो एक और सवाल जो आता है वो ये है, सबसे पहला सवाल जो मैं नहीं जानना चाह रहा इतना, बट ऑडियंस बहुत जानना चाह रही है कि आप का रेवेन्यू क्या है सर, इतने सारे आउटलेट, इतना सारा। सो हमारा रेवेन्यू क्वाइट ट्रांसपेरेंट है। सो we are growing at around 40% every year, and this year we are projecting our sales of around 15 crores, and mainly our sales are coming from cakes, so we want to be known as a cake brand, and that's how still we are known as. Okay, so एक और सवाल अब यहीं से आता है, जैसे आपने बताया कि केक्स और ये सारा, बट आई वांट टू नो कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हर बेकरी के पास जाओ तो मतलब मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि जब भी किसी बेकरी में घुसता हूँ मेरे को बड़े सारे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स लगते हैं, ये ट्राई करने का मन करता है। बट आप कैसे डिफरेंट हो? लाइक बहुत सारी बेकरीज हैं, बट उनसे डू यू थिंक कि आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है या कोई ऐसी चीज़ जो आपको अलग करती है, यूनिक करती है बाकी बेकरी से? सो देयर आर वेरियस प्रोडक्ट्स, मान लेते हैं कुछ केक्स ही हैं, बट उन सबसे ज़्यादा जो इस टाइम पे हम जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बुलिश है, वो एक नया प्रोडक्ट हमने, मतलब प्रोडक्ट तो बहुत पुराना है, नॉस्टैल्जिक प्रोडक्ट है, उसको बोलते थे क्रीम रोल्स। उसको हमने न्यू जेनजी नेम दिया है क्रोल्स, एंड नाउ वी आर डूइंग समथिंग वेरी यूनिक अबाउट इट। उसके साथ पहले एक ओल्ड स्कूल क्रीम रोल होता था जो वो लोग बचपन में खाया करते थे, स्कूल के बाहर वो वाइट फिलिंग वाला होता था। हमने उसको पूरा ऑल टुगेदर उसका पूरा चेंज करके हमने उसके अंदर न्यूटेला डाला, न्यूटेला क्रीम रोल बनाया, लोटस बिस्कॉफ with multiple flavors like mango cream roll, blueberry cheesecake cream roll, waffle का मिक्स याद आ गया। So basically हम बंदों को नॉस्टैल्जिया में ले जाना चाहते हैं कि आप जो बचपन में खाते थे उसको आज हम जो नए डेजर्ट्स हैं उसके अंदर एक नई कैटेगरी क्रिएशन करना चाह रहे हैं, जिससे कि लोग हमारे पेरेंट्स ने क्या खाया है उसको हम नए चेहरे के साथ खा सके। तो वो हम जो क्रोल्स पे काम कर रहे हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट वी बीन डूइंग दिस फॉर अ वाइल और द सेल्स आर वेरी प्रॉमिसिंग। वी आर ग्रोइंग ऑलमोस्ट से 100% एवरी ईयर इन क्रोल्स, एंड आई होप फ्यूचर में विल बी नोन एज अ क्रीम रोल ब्रांड मोर देन एनीथिंग एल्स। नाइस, आपको लेके आना चाहिए था, मेरे को भूख लगी। आई वुड सर्टनली सेंड इट टू यू। ओके, आई विल डू। पास में ही है आपका आउटलेट, मैं जाऊँगा ज़रूर, डेफिनेटली। आपने मेरे से पूछा था कि मेरा एडवाइज़र कौन है, राइट? सो आई विल आस्क यू द सेम कि डू यू हैव मेंटर्स या फिर एडवाइजर्स, या और फिर अगर इफ़ यस, क्योंकि आई फील कि होंगे ही, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस करने के लिए यू नीड पीपल, यू नीड गुड एडवाइस, वरना तुम बहुत ब्लंडर्स भी कर सकते हो। क्योंकि जैसे तुम्हारे रेवेन्यू बढ़ते हैं उतना तुम्हारे चांसेस भी बढ़ते हैं कि अगर एक गलती हुई तो तुम्हारा उतना ही नुकसान भी होएगा। तो उसके लिए हमारे को चाहिए जो लोग वाइज हों। तो
आपके कौन कौन मेंटर्स हैं और क्या कैसे ढूंढा जाए मेंटर्स को, पहली बात। दूसरा कि जब ढूंढ लिए तो उनसे सवाल क्या सही पूछें, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके सामने एक बहुत इंटेलिजेंट वाइज इंसान है बट आपको यही नहीं पता कि उनसे पूछा क्या जाए। So there are multiple questions in one question. Right. So let's go step by step. तो पहले तो mentors ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है. It doesn't matter if it's business or life. Mentorship is very important. You need the right person at the right time to go forward. Absolutely. तो mentors ढूंढे कैसे जाएं? तो कुछ mentors तो घर पे बैठे होते हैं. आपके पेरेंट्स हैं, आपका स्पाउस है, कभी कभी बच्चे भी आपको अच्छी गाइडेंस दे देते हैं जो आपको कभी कभी मतलब क्लिक कर जाती है चीज़ें. राइट. देन कम्स पीपल ऑफ द सेम ट्रेड. सो इट इज नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू गो टू सिमिलर एग्जीबिशंस. यू नीड टू गो टू इवेंट्स विच आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द सेम कंपनीज ऑफ योर ट्रेड, जिसके अंदर आपको लोग मिलते हैं. वहाँ पे आप जा करके मिल सकते हैं, कुछ बंदों से सीख कर सकते हैं. किसी को भी अगर आपने गुरु बनाना है तो पहले मतलब उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा. तो आई थिंक लिंक्डइन से मिल जाती हैं चीज़ें. उसके अलावा मेरा मेंटर कौन है? सो माई मेंटर, आई मेट माई मेंटर इन जर्मनी. सो ही इज़ बेसिकली ऑफ द सेम ट्रेड. तो एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस थोड़ी बात की कि वो हैदराबाद से है. दे ओन अ बेकरी. सो दे आर मच लार्जर देन अस. सो उन्होंने हमसे जो मिस्टेक्स हम मे बी करने जा रहे हैं या जो करी है वो हमसे बहुत पहले उन सब चीज़ों से निकल चुकी है. तो he gives me right advice in all those things. So but मुझे लगता है कि मेंटरशिप भी टू वे होनी चाहिए. आपको भी उनके काम आना चाहिए इक्वली, सो दैट वो आपको जो एडवाइस दे रहे हैं उसका आप कुछ ना कुछ इन रिटर्न आप पे कर पाओ. बिकॉज गुरु दक्षिणा तो देनी पड़ेगी आपको. सो मैं जैसे मेरे मेंटरशिप के साथ क्या, मेरे मेंटर के साथ होता है कि वो स्ट्रैटेजिकली इज वेरी साउंड, मैं टेक्निकली साउंड हूँ. तो मैं उसको टेक्निकल एडवाइस दे पाता हूँ, वो मुझे स्ट्रैटेजिकल एडवाइस दे पाता है. बट विदाउट इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशन. कोई भी चीज़ जो है वो विदाउट आप वन वे नहीं ले सकते. वन वे की एक लिमिटेशन है. सो यू नीड टू गिव सम structured feedback or maybe good things to them in return so that they also can learn from you. It doesn't matter what the age is. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका मेंटर आपसे जूनियर हो, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपसे बहुत सीनियर हो. आप उनको क्या इन रिटर्न दे पा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज टू वे थिंग जो होती है वो ज़्यादा टाइम तक चल पाती है. तो आई थिंक वो एक है. सो नाउ राइट क्वेश्चंस. आपको राइट क्वेश्चंस कैसे पूछें? अब जब आपकी विजन क्लियर होती है तो आपको पता होता है कि ये सब चीज़ें जो है मुझे रास्ते में अड़चने आएंगी, ये सारी चीज़ें मेरे रोड ब्लॉक्स हो सकते हैं. वो रोड ब्लॉक्स पहले तो हम खुद डिफाइन करेंगे क्या सोल्यूशन क्या है, ठीक है. उसके बाद हम उन पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन इट. और अगर उनके पास मतलब अगर यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर ऑलवेज देयर टू, उनके पास उसका प्रायर एक्सपीरियंस यूजुअली होता है. पर अगर मान लेते नहीं होता है, बट उनके पास उस चीज़ की तरह एक्सपीरियंस होता है कि वो आपको राइट एडवाइस दे पाएंगे. उन मेंटर्स के भी अपने मेंटर होते हैं. कभी कभी आपको उनसे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है डायरेक्ट मिलने की. तो मतलब इट इज़ द होल इकोसिस्टम होता है जो कि आपकी हेल्प करने को तैयार होता है, पर आपको उसका पहले पार्ट बनना पड़ता है. यू कांट बी, आप सिर्फ ऐसे नहीं कर सकते कि भैया मेरे को मेंटर चाहिए और मैं सिर्फ मेंटर से सीखना चाहूँगा, और अगर मेंटर ने मुझे बोला कि भैया ये बता दे मुझे, तो मैं बोलूँगा नहीं ये मेरा सीक्रेट है, मैं नहीं बता सकता. तो यू हैव टू बी टू वे, ठीक है. तो अगर आप किसी से कुछ मांगने जा रहे हैं तो ये बात तैयार रख के दिमाग में चल के चलिएगा कि आपको कुछ देना भी पड़ेगा. तो मेंटरशिप इस तरह काम होएगा. अगर आप सोचे कि सिर्फ मेंटर आपको वन वे देगा तो एक टाइम के बाद उसको लगेगा कि टाइम वेस्ट है. तो यू नीड टू बी थैंकफुल टू दैट पर्सन एंड आपको अबाइड भी करना पड़ेगा जो वो कह रहा है. कभी कभी हमारे मन के अंदर अलग से इच्छा उठती है कि वो जो बोल रहा है वो तो ठीक है, पर मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, ये मेरा मन कह रहा है कि जी ये करेगा. फिर उसके बाद कभी कभी होता है कि गलती हो जाती है कि लगता है नहीं ही वॉज राइट. देन वी मस्ट लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक एंड फॉलो. वी शुड ऑल्सो कैलकुलेट. आई मीन एट टाइम्स हो सकता है कि मेंटर्स आर नॉट ऑलवेज राइट. दे कुड हैव देयर ओन सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस, वी कुड हैव आवर ओन सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस. गट फीलिंग को फॉलो करना है, कैलकुलेट भी करना है. सो वाइज रहना है. राइट. सो मेंटर का तभी फायदा है जब आप मेंटर की बात मान सके. तो मेंटरशिप तभी काम आएगी जब आप उनकी बात माने. अगर आप उनकी बात मानेंगे यू कैन गो अ लॉन्ग वे. एंड अब बात आती है कि इसके अंदर कई, अगर आप बोलो कि इसमें एस्ट्रोलॉजी की आप अभी कुछ बात कर रहे थे, मैं बोलूँगा यू विल गेट द राइट मेंटर एट द राइट टाइम व्हेन द टाइम इज़ राइट. उससे पहले चीज़ें नहीं मिलती है. कभी कभी समय जो होता है वही बहुत कुछ करा देता है.
जब समय होता है तो अपने आप लोग मिल जाते हैं, अपने आप काम हो जाता है। तो मैं बोलूँगा कि कुछ कुछ चीज़ें टाइम पे भी छोड़ देनी चाहिए। राइट, 2 साल से मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आप आ जाए। थैंक यू। परफेक्ट, सो नाइस। बहुत सारी सवाल मैंने आपसे पूछ लिए, दैट वाज ग्रेट। लास्ट सवाल मेरा सबसे रहता है कि हाउ वाज आई एज अ होस्ट? आपको मजा आया डॉन टॉक्स पे आके? व्हाटएवर, गाली भी दे सकते हो आप। No, चाहो तो। it was fun, and I mean, if this is at the end, I would say people would also realize कि कितना flow में हमने बात Right. करी है. Nothing of this was decided. We went by the flow and was lovely. आपको मजा आया? मेरा Look at मेन my ऑब्जेक्टिव face. होता है कि I am blushing. बस, परफेक्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर जॉइनिंग, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन डॉन टॉक्स।